सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म यानी कि जियोमेजन। आज इसका एमसीक्यू पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने एक पार्ट एमसीक्यू का कंप्लीट कर रखा है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, उसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन को ऐड किया है जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, और आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है और आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जियोमेजन, ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है पहले यूनिट का। अब यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन है वो है एमसीक्यू पर आधारित और ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। अब इसमें हम जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद कथनों को पढ़ेंगे, तब जाकर के हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से। अब देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। देखेंगे यहाँ पर अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। तो आपको मालूम होगा, अगर आपने एनसीईआरटी का लाइन पढ़ा हो, तो जो अलैंगिक जन्म के थ्रू जो नई संततियां उत्पन्न होती हैं, नए ऑफस्प्रिंग जन्म लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। अब क्लोन क्या होता है? तो कहीं ना कहीं ये जो क्लोन होते हैं ये शारीरिक रूप से और अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, तो उसी को हम क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन है कि अलैंगिक जन्म के उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं, तो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें गलत ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे कथन की। सूक्ष्म अलैंगिक चलायमान संरचना चल बीजाणु कहलाते हैं। यानी कि जब आप अलैंगिक जन्म का प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने अलैंगिक जन्म का प्रकार पढ़ा था, जिसमें आपने एक प्रकार पढ़ा था बीजाणु जनन, जिसको क्या बोलते थे? स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं इसमें बीजाणु दो प्रकार के थे। एक ऐसे थे जो चल सकते थे, जिनको हमने जूस्पोर बोला था, और कुछ ऐसे थे जो नहीं चल सकते थे, जिन्हें हमने अप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु बोला था। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजाणु होते हैं ये सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जो कैसे होती हैं? गतिमान भी हो सकती हैं और गतिमान नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर कैसी बात की है? चलायमान, यानी कि जो चल सकती हैं, चल बीजाणु की यहाँ पर बात की है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कह रहा है कि सूक्ष्म अलैंगिक चलायमान संरचना चल बीजाणु कहलाते हैं। तो बिल्कुल यह भी सही है, क्योंकि ये चल सकती है बीजाणु, इसीलिए ये चल बीजाणु यानी कि जो स्पोर कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन चुनना है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब तीसरे कथन को आगे पढ़ते हैं। आलू एक प्रकार के जड़ों की रूपांतरित संरचना होती है। क्या बोल रहा है कि जो आलू होता है, पोटैटो, वो जड़ों का रूपांतरित संरचना है। तो अगर आपने जड़ों द्वारा का एक प्रथम पढ़ा हो तो वहां पर आलू का कोई नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि आलू जड़ नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार का तना होता है। ये तनों का एक प्रकार का रूपांतरण होता है। कौन? आलू। और ये आलू क्या होता है? एक प्रकार का कंद होता है, जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं। तो आलू तनों का एक रूपांतरण होता है, ना कि जड़ों का रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तीसरा। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आलू एक प्रकार के जड़ों का रूपांतरित संरचना नहीं है, बल्कि वह तनों का रूपांतरित संरचना होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, वो क्या होगा? तीसरा, जो क्या कह रहा है कि आलू एक प्रकार के जड़ों का रूपांतरित संरचना है। तो यहाँ पर हमने गलत कथन का चुनाव कर लिया है। अब आइए एक बार चौथा कथन भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है जलकुंभी जल से ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को यहाँ पर रहना चाहिए, ऑक्सीजन को कम कर देती है। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो जलकुंभी होता है, जिसे हम वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, ये क्या करता है? जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है, जिसे हम O2 बोलते हैं, इसको ये कम कर देता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जलकुंभी को क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता था, यानी कि बंगाल का बोल सकते हैं आतंक भी इसे बोला जाता है, इसको जलकुंभी को, जिसे वाटर हाइसेंथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो वाटर होता है, जल होता है, उसमें अपनी बोल सकते हैं मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, और उसमें जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है इसकी वजह से। और इसीलिए जो जल में जलीय जीव होते हैं, जैसे मछलियां हो गई या अन्य कोई जलीय जीव, उनका मृत्यु होना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो कथन बोला है कि जलकुंभी जल में ऑक्सीजन को कम कर देती है, तो बिल्कुल सही कथन है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है आपका सी वाला, ये पहले क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर थी बात? तो इस तरीके से हम पहले कथनों को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, तब जाकर के आंसर देते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न युग्मों में से कौन सा सही युग्म नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है? हमें सही युग्म नहीं चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही युग्म जो नहीं होगा उसका हमें चुनाव करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर भूहस्तारिका की बात की है, जो कि एक प्रकार के तने का रूपांतरण है, जिसे हम इंग्लिश में ऑफसेट बोलते हैं। इसको यहाँ पर इसने बोला है जलकुंभी से, यानी कि जो भूहस्तारिका होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? वो है जलकुंभी वाटर हाइसेंथ। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है, लेकिन हमें चुनना क्या है? जो युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं प्रकंद की।
जो प्रकंद होता है इसे हम राइजोम बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, केला, जिसे हम बनाना बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सही सुमेलित किया गया है, इसीलिए यह भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरे अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर दे रखा है द्विविखंडन, जो किससे जोड़ा गया है, सार्गेसम से। किससे, सार्गेसम से, जिसे इंग्लिश में भी सार्गेसम ही बोलते हैं। तो द्विविखंडन कहीं ना कहीं किसमें मिल रहा था, आपने अगर अलैंगिक जन का एक प्रकार पढ़ा हो जिसे हम विखंडन या विभाजन बोलते हैं, यानी कि फिजन बोला जाता है, उसमें दो तरीके का विभाजन होता था, एक द्विभाजन जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते थे, और एक बहुविभाजन जिसे हम मल्टीपल फिजन बोलते थे। तो कहीं ना कहीं द्विभाजन किसमें मिल रहा था, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इन सभी में द्विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सार्गेसम होता है इसमें द्विभाजन देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो यहाँ पर मिलान किया गया है ये बिल्कुल गलत है। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चौथा भी एक बार देख लेते हैं। कोनोडिया को किससे मिलाया गया है, पेनिसिलिनियम से। यानी कि जो पेनिसिलिनियम होता है ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कवक होता है या फंगस होता है, जिसमें कोनोडिया पाया जाता है, जिसे अचल बीजाणु भी बोला जाता है, और इसी से ये अलैंगिक जन्म करते हैं। तो यहाँ पर ये भी सही मिलाया गया है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ये दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर थी बात। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन को अगर आप देखें, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कौन सा सही सुमेलित किया गया है, सही से मिलाया गया है, और यहाँ पर क्या था, सही नहीं मिलाया गया। तो यहाँ पर हमें सही कथन का चुनाव करना है। देखते हैं क्या है। प्याज को मिलाया गया किससे, सलगकंद से। किससे, सलगकंद से। प्याज भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का तना होता है, और ये बल्ब यानी कि सलगकंद का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर हमें सही सुमेलित किया हुआ ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित किया गया है। तो आपका यहाँ पर पहले से ही आपको मालूम चल गया कि हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने आंसर इसका देख लिया है। अब हम बाकी के बचे हुए तीनों को भी देख लेते हैं, क्या यह सही मिलाया गया है। अदरक की बात किया है तो अदरक को मिलाया गया है किससे, अंतर्भुस्थानी, जिसको हम बोलते हैं शक्कर। तो कहने की ये बिल्कुल गलत मिलाया गया है। क्लेमाइडोमोनास, जिसको कोनोडिया से मिलाया गया है। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसमें चल बीजाणु यानी कि जो स्पोर मिलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोनोडिया होता है ये अचल बीजाणु का एग्जाम्पल है, जो कि पेनिसिलिन में पाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं मिलाया गया है। हमें सही कथन का चुनाव करना था, जो कि पहला यहाँ पर आपको मिल चुका है। आखिरी देखते हैं, ईस्ट को मिलाया गया है अलैंगिक चल बीजाणु से। अब याद रखिएगा जो ईस्ट होता है, ईस्ट में बीजाणु होते ही नहीं है, बल्कि ईस्ट में मुकुलन पाया जाता है, जिसे हम कलिका या बोल सकते हैं बडिंग भी बोला जाता है। तो इसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म देखने को मिलता है, किसमें, ईस्ट में। तो कहीं ना कहीं ईस्ट भी इसका सही आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है प्याज सलगकंद का एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका विभाजन जनन का प्रकार होता है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ बोल सकते हैं ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से बताना है कि जो आपका कोशिका विभाजन जो होता है वो किस प्रकार के जनन में पाया जाता है, किस संघ के या किस जगत के जीवों में पाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कोशिका विभाजन जनन का प्रकार होता है किसमें, मुनेरा में, प्रोटिस्टा में। ये क्या है, ये जगत है। मुनेरा जगत के जीवों में इसमें भी एक कोश के जीव आते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा जगत हो गया, इसमें भी एक कोश के जीव आते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक कोश का संरचना वाले होते हैं। इसके अलावा बोल रहा है विकल्प ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो होता है मुनेरा और प्रोटिस्टा, चूंकि दोनों में ही एक कोश के जीव आते हैं, बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, इसीलिए इनमें क्या पाया जाता है, कोशिका विभाजन प्रकार का जन्म देखने को मिलता है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी है वो दोनों बिल्कुल सही रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे अमीबा हो गया क्या है, एक कोश के जीव है, आपका यूग्लिना हो गया एक कोश के जीव है, पैरामीशियम एक कोश के जीव है। तो कहीं ना कहीं एक कोश के जीव में क्या देखने को मिलता है, कहीं विभाजन देखने को मिलता है। कोशिकाएं विभाजन करती हैं तब जाकर के उसमें बोल सकते हैं अलैंगिक जन्म कंप्लीट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बोला गया है कि कोशिका विभाजन जनन का प्रकार है किसमें, तो मुनेरा जगत में जो जीव आते हैं और प्रोटिस्टा जगत में जो जीव आते हैं उनमें अधिकतर में क्या देखा जाता है, कोशिका विभाजन द्वारा जन्म देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। अब बात करते हैं आइए पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा बोल रहा है अमीबा में जो जन्म होता है किसके द्वारा होता है, अमीबा में जन्म किसके द्वारा होता है। देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है। पहला जेम्यूल निर्माण, जिसे हम बोलते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन। दूसरा बोल रखा है द्विविखंडन, जिसे बाइनरी फिजन बोला जाता है। तीसरा दे रखा है मुकुलन, जिसे हम बडिंग बोलते हैं। और चौथा है बीजाणु यानी कि स्पोर द्वारा। तो जो अमीबा होता है उसमें किस तरीके का हमें अलैंगिक जन्म देखने को मिलता है, यानी कि कौन सा प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमीबा के अंदर होता है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जेम्यूल निर्माण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जेम्यूल किसमें पाया जाता है, कहीं ना कहीं जो स्पंज था उसमें ही क्या होता है, जेम्यूल पाया जाता है, और एक प्रकार का मुकुलन के समान होता है।
अब बात करते हैं दूसरा द्विविखंडन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फिजन होता है, विभाजन होता है, उसमें दो तरीके का विभाजन था। एक तो द्विविखंडन था जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, और एक था बहुविभाजन जिसे मल्टीपल फिजन बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं जो अमीबा है उसमें द्विविभाजन देखने को मिलता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अमीबा में द्विविभाजन देखने को मिलता है जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब आइए बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। तो 6वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, पेनिसिलिनियम में अलैंगिक जन्म करने वाली संरचना कहलाती है। यानी कि जो पेनिसिलिनियम होता है वो प्रकार का आपको मालूम होना चाहिए फंगस यानी कि कवक है। अब ये जो पेनिसिलिनियम होता है इसमें ऐसी कौन सी संरचना होती है जो अलैंगिक जन्म करने में जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन दे रखा है कोनोडिया, दूसरा दे रखा है कलिका, तीसरा दे रखा है जैम्यूल और चौथा दे रखा है चल बीजाड़। तो यहाँ पर देखते हैं जो चल बीजाड़ होता है ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चल बीजाड़ पाए जाते हैं किसमें, क्लेमाइडोमोनास में, जो कि जूस्पोर बोले जाते हैं। अब बात करते हैं जैम्यूल की। तो जैम्यूल किसमें मिल रहा था, मैंने कि जैसा कि आपको बताया कि जैम्यूल मिलता है किसमें, स्पंज के अंदर, तो इसमें भी नहीं होगा। कलिका की बात करें तो कलिका यानी कि मुकुलन जिसे हम बडिंग बोलते हैं वो मिलता है ईस्ट में, हाइड्रा में, तो इसमें भी ये नहीं होगा। और आपका बचा आखिरी ऑप्शन जो कि पहला वाला है ए, इसमें कोनोडिया आपका सही हो जाएगा। क्योंकि पेनिसिलिनियम में क्या होता है, कोनोडिया वह संरचना होती है जो अलैंगिक जन्म करने के लिए जिम्मेदार होती है। आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेंगे। आपने यहाँ पर जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहाँ पर भी आपने देखा था चौथा वाला ऑप्शन, कोनोडिया को किससे मिला गया है, पेनिसिलिनियम से। तो कहीं ना कहीं पेनिसिलिनियम जो होता है वो अलैंगिक जन्म किसके द्वारा करता है, अचल बीजाणुओं द्वारा करता है। और जो अचल बीजाणु होते हैं पेनिसिलिनियम के अंदर उनको क्या बोला जाता है, उनको कोनोडिया बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका 6वां वाला क्वेश्चन था उसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कोनोडिया वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखेंगे ईस्ट में किस तरीके का अलैंगिक जन्म मिलता है, यानी कि जो ईस्ट होता है उसमें किस तरीके का आपको अलैंगिक जन्म देखने को मिलता है, यानी कि कौन सा तरीका अलैंगिक जन्म का मिलता है ईस्ट के अंदर। तो देखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन बहुविभाजन जिसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं या मल्टी फिजन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा दे रखा है मुकुलन या कलिका जिसे बडिंग बोला जाता है। और तीसरा दे रखा है पुनर्उद्भवन जिसको रीजनरेशन बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका बीजाणु जन्म जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर रिलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। तो जो ईस्ट होता है उसमें इनमें से किस तरीके का जन्म देखने को मिलता है। और याद रखिएगा ये जो चारों ऑप्शन है ये किसके प्रकार है, अलैंगिक जन्म के प्रकार हैं। तो इसमें से याद रखिएगा बहुविभाजन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं मुकुलन या कलिका। तो आपको मैंने बताया कि ईस्ट में कैसा विभाजन देखने को मिलता है, कलिका यानी कि मुकुलन द्वारा जिसे हम बडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बाकी के बचे हुए गलत हो जाएंगे। क्योंकि पुनरुद्भवन आपको स्टारफिश, हाइड्रा, प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा, बीजाणु जन्म आपको पेनिसिलिनियम के अंदर देखने को मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलेगा। और बहुविभाजन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो बहुविभाजन प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस जीव में, यहाँ पर किस रहेगा, किस जीव में बहुविभाजन पाया जाता है। यानी कि इनमें से आपको कुछ जीव दिए गए हैं इस ऑप्शन में, आपको बताना है कि इन जीवों में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें बहुविभाजन जिसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं वो देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अमीबा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है यूग्लिना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पैरामीशियम और चौथा ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मोडियम। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जब मैं आपको पहला चैप्टर बता रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो अमीबा होता है, अमीबा में आपको द्विभाजन भी देखने को मिलेगा और जो बहुविभाजन भी होता है वो भी देखने को मिलता है। लेकिन कब, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि अमीबा किस तरीके का विभाजन करेगा। अगर परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होते हैं, तो वहां पर अमीबा द्विभाजन करता है जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, बोल सकते हैं इनफेवरेबल कंडीशन होता है, जहां पर भोजन की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अमीबा बहुविभाजन भी कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा अमीबा इसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक सबसे सटीक आंसर दे रखा है, सबसे सटीक ऑप्शन दे रखा है, जो क्या है वो है पेनिसिलिनियम। तो कहीं ना कहीं पेनिसिलिनियम क्या हो जाए, सॉरी प्लाज्मोडियम यहाँ पर है, तो प्लाज्मोडियम कहीं ना कहीं क्या है, इस बहुविभाजन का सबसे सटीक आंसर है। क्योंकि प्लाज्मोडियम में केवल और केवल आपको बहुविभाजन या मल्टीपल फिजन देखने को ही मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है प्लाज्मोडियम। आपको मालूम होना चाहिए कि यूग्लिना में द्विभाजन देखने को मिलता है, पैरामीशियम में भी द्विभाजन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो 8वें क्वेश्चन का सही है। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन अगर आप देखें तो निम्न में से कौन सा पादप, यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प ग्रहण करता है, जो 12 वर्ष में केवल एक बार ही क्या करता है, पुष्प को धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन आपका दे रखा है
मेलाकोना, क्या मेलाकोना। दूसरा दे रखा है ऑक्जेलिस, जिसको हम हिंदी में खट्टी बूटी के नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिस। तीसरा ऑप्शन दे रखा है नीला कुरेंजी और चौथा दे रखा है जैकफ्रूट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो नीला कुरेंजी होता है ये एक ऐसा पौधा होता है जो 12 वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प को धारण करता है, यानी कि हर 12 वर्ष में केवल एक बार ही करेगा पुष्प को धारण करेगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 90वें क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है 10वां वाला। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, हमें सही जो सुमेलित नहीं किया गया है उस ऑप्शन को हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पत्र पराकलिका जिसको हम बुलबुल बोलते हैं वो मिलाया गया किससे, अगेव से। तो कहीं ना कहीं अगेव में ही क्या देखने को मिलता है, बुलबुल देखने को मिलता है, यानी कि पत्र पराकलिका के द्वारा आलिंगन किसमें देखने को मिलेगा, आपके अगेव नामक पौधे में देखने को मिलता है। तो ये आपका सही मिलाया गया है, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है, अजूबा जिसको हम ब्रायोफिल्म बोलते हैं। तो ये भी सही मिलाया गया है, तो ये भी सही आंसर इसका नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें देखने को मिलता है, आलू में। तो कहीं ना कहीं जो आलू है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आलू एक प्रकार का तना होता है और उसमें तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आलू को मिलाया गया है जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन से। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं किया गया है। और चौथे ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें देखने को मिलता है, अदरक में। तो ये सही मिलाया गया है। तो यहाँ पर आपका जो 10वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आलू में तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है, ना कि जड़ों द्वारा। तो इस तरीके से आपने आज 10 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि एमसीक्यू पर आधारित हैं। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन था वो क्यों सही था उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के एक नए बोल सकते हैं एमसीक्यू टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।